सोचिए, क्या इतिहास में कोई एक साल ऐसा हो सकता है जो पूरी दुनिया का नक्शा बदल दे? जी हाँ, 1689 एक ऐसा ही साल था और इस तूफान के केंद्र में एक ही इंसान था, जॉन लॉक। उनके विचार आज हमारी दुनिया की, आप कह सकते हैं, हर चीज में बसे हुए हैं, हमारी सरकारों से लेकर हमारे सोचने के तरीके तक। तो चलिए, आज उस एक साल के सफर पर चलते हैं जिसने आज़ादी को एक नया मतलब दिया, और देखते हैं कि जॉन लॉक के विचार आज भी हमारी जिंदगी को कैसे चला रहे हैं। देखिए, 17वीं सदी का इंग्लैंड एक उबलती हुई केतली जैसा था। गृह युद्ध ने देश को तहस नहस कर दिया था। राजशाही लौटी और फिर हुई गौरवशाली क्रांति, जिसने बिना खून खराबे के एक राजा को गद्दी से हटा दिया। इसी माहौल में जॉन लॉक राजनीतिक वजहों से हॉलैंड में छिपे हुए थे। लेकिन 1689 में जब वो इंग्लैंड वापस आए तो अकेले नहीं थे। वो अपने साथ लाए थे विचारों का एक ऐसा बवंडर जो राजशाही की चूल्हे हिलाने वाला था। एक ही साल के अंदर उन्होंने 3 ऐसी किताबें छापी जो किसी वैचारिक परमाणु बम से कम नहीं थी। ये सिर्फ किताबें नहीं थीं, ये एक पूरी नई दुनिया का, कह सकते हैं, एक तरह का मैनुअल था। इस विश्लेषण में हम यही देखेंगे कि लॉक ने अपनी 3 महान रचनाओं के जरिए कैसे सबसे पहले हमारे सोचने का तरीका, फिर हमारे शासन करने का तरीका और आखिर में हमारे विश्वास करने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो लॉक ने अपनी क्रांति की शुरुआत कहाँ से की? किसी महल या संसद से नहीं, बल्कि सबसे निजी जगह से, हमारे अपने दिमाग से। अपनी किताब एन एस्से कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में उन्होंने सबसे बुनियादी सवाल उठाया, आखिर हम जो कुछ जानते हैं वो जानते कैसे हैं? सदियों से यही माना जाता था कि हम कुछ विचारों के साथ ही पैदा होते हैं, जैसे ईश्वर का ख्याल, या क्या सही है और क्या गलत। इन्हें कहते थे जन्मजात विचार। लेकिन लॉक ने इस पूरी धारणा को ही चुनौती दे दी। उन्होंने कहा, नहीं, जन्म के समय हमारा दिमाग एक टेब्यूला रासा होता है, मतलब एक कोरी स्लेट। इस पर पहले से कुछ भी नहीं लिखा होता। इस क्रांतिकारी सोच को ही अनुभववाद यानी एम्पिरिसिज्म कहते हैं। मतलब हमारा सारा ज्ञान हमारी इंद्रियों से ही आता है, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं। ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं थी, ये एक बहुत ही ताकतवर विचार था जिसने ज्ञान पर राजाओं और पादरियों के एकाधिकार को तोड़ दिया और उसे आम इंसान के हाथ में दे दिया। अब कोई भी अपने अनुभव से सच को खोज सकता था। तो सवाल ये है कि ये कोरी स्लेट भरती कैसे है? लॉक ने इसकी एक बड़ी दिलचस्प प्रक्रिया बताई। एक बच्चों के बारे में सोचिए। सबसे पहले वो अपनी इंद्रियों यानी संवेदना से दुनिया को जानता है, रंग, आवाज, स्वाद। फिर चिंतन के जरिए वो अपने दिमाग के अंदर क्या चल रहा है उसे समझता है, सोचना, शक करना। इनसे बनते हैं सरल विचार। और फिर हमारा दिमाग एक आर्किटेक्ट की तरह इन सरल विचारों की ईंटों को जोड़ जोड़ कर जटिल विचार की इमारतें खड़ी करता है, जैसे कि न्याय, प्रेम या सरकार। और बस यहीं पर ये विचार एक बम की तरह फटता है। अगर कोई भी विचार जन्म से नहीं आता, तो कोई भी राजा या पादरी ये दावा नहीं कर सकता कि उसका अधिकार तो ईश्वर ने दिया है और वो हमारी आत्मा में पहले से ही लिखा हुआ है। अब हर विचार को अनुभव और तर्क की कसौटी पर कसा जा सकता था। इसने तो सत्ता की पूरी बुनियाद पर ही सवाल खड़ा कर दिया। अच्छा, तो एक बार जब लॉक ने व्यक्ति को तर्क की ताकत दे दी, तो अगला कदम साफ था, समाज को नए सिरे से बनाना। अपनी किताब टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में उन्होंने वो सवाल पूछा जो उस वक्त राजद्रोह से कम नहीं था, असली शासक कौन है? उस जमाने में सर रॉबर्ट फिल्मर का सिद्धांत चलता था कि राजा की शक्ति सीधे भगवान से आती है। लॉक ने अपनी फर्स्ट ट्रीटाइज में इस विचार की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कहा कि असली शक्ति ऊपर से नहीं बल्कि लोगों से आती है। और फिर अपनी सेकंड ट्रीटाइज में उन्होंने एक ऐसी सरकार का खाका खींचा जो लोगों की सहमति पर टिकी हो, एक ऐसा विचार जो बड़े बड़े साम्राज्यों को गिरा सकता था। सरकार को समझने के लिए लॉक ने हमें सरकार बनने से पहले की स्थिति के बारे में सोचने को कहा, यानी प्रकृति की अवस्था। ये कोई जंगल राज नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी अवस्था थी जहां हर व्यक्ति अपनी समझ से प्राकृतिक नियमों को जान सकता था, जैसे कि किसी की जान, सेहत या संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इस प्राकृतिक अवस्था में हम सब कुछ अधिकारों के साथ पैदा होते हैं जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। ये है जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार। ये सोची क्रांतिकारी थी, क्योंकि अब अधिकार राजा का तोहफा नहीं बल्कि हर इंसान का जन्म सिद्ध हक बन गया। सरकारें ये अधिकार देती नहीं बल्कि इनकी रक्षा के लिए बनाई जाती हैं।
तो अगर हम सब आज़ाद ही पैदा हुए हैं तो फिर सरकार की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? लॉक के हिसाब से ये एक समझदारी का सौदा है। हम सब मिलकर ये तय करते हैं कि हम अपनी कुछ छोटी मोटी आज़ादियां जैसे कि खुद बदला लेने का अधिकार छोड़ देंगे और बदले में सरकार हमारे सबसे बड़े और कीमती अधिकारों की सुरक्षा करेगी। बस यही है सामाजिक अनुबंध। और जानते हैं, ये विचार समंदर पार कर गया और एक नई क्रांति की वजह बना। जब थॉमस जेफरसन ने अमेरिका की आज़ादी के घोषणा पत्र में जीवन, स्वतंत्रता और खुशी की खोज के बारे में लिखा तो ऐसा लग रहा था मानो वो सीधे लॉक की किताब से ही पढ़ रहे हों। आज के लोकतंत्र की नींव इसी विचार पर रखी गई है। तो लॉक ने व्यक्ति को आज़ाद कर दिया, सरकार को आज़ाद कर दिया, लेकिन अभी एक और जंजीर तोड़नी बाकी थी। एक ऐसी जंजीर जिसने सदियों से यूरोप को धार्मिक लड़ाइयों में जकड़ रखा था, और वो थी धार्मिक असहिष्णुता की जंजीर। अपनी अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन में लॉक ने एक बहुत ही हिम्मत वाला सवाल पूछा, क्या सरकार का काम है कि वो हमारी आत्मा के मामलों में दखल दे? उस जमाने में जहां धर्म और सत्ता एक ही थे, ये सवाल पूछना मौत को दावत देने जैसा था। लॉक का जवाब बहुत ही सरल और गहरा था। उन्होंने कहा कि राज्य और चर्च ये दो अलग अलग चीजें हैं, जिनके मकसद भी अलग हैं और तरीके भी। राज्य का काम है इस दुनिया में हमारे शरीर और हमारी संपत्ति की रक्षा करना, और इसके लिए वो ताकत यानी तलवार का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी तरफ चर्च का लेना देना हमारी आत्मा से है, और उसका एकमात्र हथियार है समझाना बुझाना, जबरदस्ती नहीं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप किसी की कनपटी पर बंदूक रखकर उसे सच्चा आस्तिक नहीं बना सकते। आस्था एक निजी सफर है, ये अंतरात्मा की आवाज है। सरकार कानून तोड़ने पर सजा दे सकती है, लेकिन वो ये तय नहीं कर सकती कि हम क्या मानें और क्या नहीं। आज के दौर में चर्च और स्टेट को अलग रखने का विचार यहीं से आया। तो 1 साल में लॉक ने आज़ादी का एक नया नक्शा तैयार कर दिया। उन्हें उदारवाद का जनक कहा जाता है, और ये बिल्कुल सही है। लेकिन हर बड़े विचारक की तरह उनकी विरासत भी कोई सीधी सपाट सड़क नहीं है। इसमें कुछ गहरी और परेशान करने वाली दरारें भी हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उनका असर जबरदस्त रहा है। अमेरिकी क्रांति से लेकर फ्रांसीसी प्रबोधन तक आज की पश्चिमी दुनिया की बुनियाद में लॉक के ही विचार हैं। उन्होंने ज्ञान, सरकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन यहाँ एक पेंच है। सहिष्णुता का ये महान पैरोकार खुद पूरी तरह से सहिष्णु नहीं था। उनका मानना था कि कैथोलिकों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी वफादारी पोप के प्रति है, और नास्तिकों को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भगवान से ही नहीं डरता वो समाज के नियम भला क्यों मानेगा। और यहाँ हम लॉ के सबसे बड़े विरोधाभास पर आते हैं। वो इंसान जिसने लिखा कि हर कोई जीवन और स्वतंत्रता का हकदार है, वही इंसान गुलामों के व्यापार में पैसा लगा रहा था और ऐसे संविधान लिखने में मदद कर रहा था जो गुलामी को कानूनी मान्यता देते थे। इस सच का सामना कैसे किया जाए? तो आखिर में जॉन लॉक हमें एक आईना दिखाते हैं। उन्होंने हमें आज़ादी के महान सिद्धांत तो दिए, लेकिन साथ ही ये भी याद दिलाया कि इन सिद्धांतों पर अमल करना कितना मुश्किल हो सकता है। तो सवाल ये है कि क्या हम उनकी विरासत को सही मायने में आगे बढ़ा रहे हैं, या हम आज भी उन्हीं विरोधाभासों में उलझे हुए हैं जिनसे वो खुद कभी नहीं निकल पाए? इसका जवाब इतिहास में नहीं, हमारे आज के कामों में मिलेगा।